नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज जीके के 15 प्रश्न यहाँ पर हम आपको बताएंगे। दोस्तों यह जीके फटाफट भाग 14 है। इससे पहले हम इसके 13 भाग में इसे बता चुके हैं। आप अगर पहली बार इसे देख रहे हैं तो उन 13 भागों को भी देखेगा, जिससे कि परीक्षा में ये वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आने वाले समय में भी ये परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई गई है। आज का पहला प्रश्न जो है, अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? सर टॉमस रो की अगर बात करें तो यह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। 1615 ईस्वी में यह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम व्यक्ति की अगर बात करें तो वह कैप्टन हाकिन्स था, जो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हाकिन्स की बात करें 1608 और सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। प्रश्न नंबर 2, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने संस्मरण लिखे? जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी थे। 1351 ईस्वी से 1328 ईस्वी तक फिरोज शाह तुगलक का शासन चलता है, और यह वही फिरोज शाह तुगलक है दोस्तों जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगर दिल्ली सल्तनत में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले की बात करें तो वह फिरोज शाह तुगलक था। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोजशाही लिखी है और यह अपने संस्मरण लिखा करता था। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? गुरु नानक जी का जन्म अगर देखें तो हम 1469 ईस्वी में हुआ था, और यह लगभग सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक देव दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, समाज सुधारक एवं कवि, देशभक्त एवं विश्व बंधुत्व के भाव से भरे संत थे, गुरु थे, और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के शासनकाल में की। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की। कुमारगुप्त प्रथम के विषय में दोस्तों सबसे अधिक जो अभिलेख मिले हैं गुप्त वंश में वह कुमारगुप्त के ही मिले हैं। और इनकी अगर बात करें, जो यह नालंदा विश्वविद्यालय इन्होंने बनाया था, यह 1199 में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया। इस समय इसमें लगभग 3 लाख किताबें थी और जो 3 महीने तक जलती रही। प्रश्न नंबर 5, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था, और जो बरेली क्षेत्र में चलाया जा रहा था, खान बहादुर के द्वारा बरेली क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। ऐसे ही प्रश्न अन्य भी पूछे जाते हैं, जैसे दिल्ली में उस समय इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जो उस समय दिल्ली के मुगल शासक थे बहादुर शाह सेगन जफर के नाम से जिसे जाना जाता है, वह इसका नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन वास्तविक नेतृत्व जो दिल्ली में था वह बख्त खां, जो बहादुर शाह सेगन का प्रमुख सेनापति था, बख्त खां ने 1857
के विद्रोह में दिल्ली की कमान संभाली थी, दिल्ली का नेतृत्व किया था। बिहार से राजा कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, जबकि झांसी से आप सभी लोग जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल एवं कानपुर से नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, जबकि फतेहपुर से अजीमुल्ला ने एवं इलाहाबाद से लियाकत अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को उनके खिलाफ शिकायत करनी है तो वह कैसे इस शिकायत को कर सकते हैं? तो इसके लिए प्रावधान बना है कि वह पहले मुख्य न्यायाधीश को अपनी समस्या बताएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो वह न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन पर उनके विरुद्ध जो शिकायत है उसे सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं, और इसके लिए 3 लोगों की कमेटी बनाई जाती है और 3 जजों की पीठ उस बात पर विचार करती है और सुनवाई करती है। दोष सिद्ध होने पर मुख्य न्यायाधीश ही इन्हें सजा दे सकते हैं। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो यह केवल मुख्य न्यायाधीश को ही प्राप्त है कि वह अन्य न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष बन सकते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसके सदस्यों का चुनाव होता है, और जो यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है इसे इस पद पर केवल भारत के उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के ही सेवानिवृत्त जज इस पद को ग्रहण कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में जो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस हैं HL दंतु, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रश्न नंबर 8, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, महाराष्ट्र, मुंबई में है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। इनके नेतृत्व में 6 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया था यह, लेकिन बाद में 12 जनवरी 1967 को इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान रखा गया। प्रश्न बन सकता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान इसका नाम कब पड़ा? तो यह 1967 ईस्वी में इसका यह नाम पड़ा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। भारत का पहला आणविक परीक्षण केंद्र किस राज्य में हुआ था? जो भारत का पहला आणविक परीक्षण हुआ वह राजस्थान में हुआ, जबकि यह परीक्षण 1974 ईस्वी में किया गया था। इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था, मतलब मुस्कुराते हुए बुद्ध। जो भारत का पहला आणविक परीक्षण हुआ वह राजस्थान में हुआ, 1974 ईस्वी में हुआ, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था, मुस्कुराते बुद्ध था। जबकि जो दूसरा आणविक परीक्षण हुआ वह पोखरण में 1998 ईस्वी राजस्थान में हुआ था। प्रश्न नंबर 10, ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है।
ALU की अगर बात करें तो यह CPU के अंदर होता है। CPU के अंदर ALU एवं CU नामक दो उपकरण होते हैं। ALU का काम कंप्यूटर में गणना करना है, किसी भी संख्या या जो भी चीज़ लिखी जाती है उसकी गणना करना है, जबकि CU इस काम को कंट्रोल करता है। प्रश्न नंबर 11 पर आए तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर डाटा की जो सबसे इकाई है वह बिट है, और इसके बाद अगर छोटी इकाई की बात करें तो बाइट है। 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है, जबकि 1024 बाइट को मिलाकर एक केबी होता है, किलो बाइट, जबकि 1024 किलो बाइट को मिलाकर एक एमबी होता है, जबकि 1024 एमबी को मिलाकर 1 जीबी होता है। प्रश्न नंबर 11, गूगल क्रोम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार है? यह एक वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम जो है दोस्तों, यह एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि विश्वव्यापी वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध रहता है, जो इंटरनेट सुविधाओं के प्रयोग में प्रयुक्त होता है। ऐसे अनेक वेब ब्राउज़र हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, फ्लाक, गूगल क्रोम ब्राउज़र जैसी ये है। ऐसे ही अन्य कई गूगल ब्राउज़र हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनमें एक बार और रिपीट कर दूं, गूगल ब्राउज़र जो हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, फ्लाक आदि ऐसे गूगल ब्राउज़र हैं। गूगल क्रोम की तरह ही वेब ब्राउज़र हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, विष्णु शर्मा, दोस्तों यहाँ पर शर्मा होना था। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? वैसे यह स्पष्ट नहीं है कि किस काल में लिखा गया था। कई विद्वानों का मानना है कि जो विष्णु शर्मा थे यह विष्णुगुप्त थे। इस आधार पर उनका मानना है कि यह जो विष्णुगुप्त थे यह चाणक्य का ही अन्य नाम था, इसलिए वह विद्वानों का मानना है कि यह पंचतंत्र मौर्य काल में लिखा गया है। लेकिन जो अधिकांश विद्वानों का मानना है कि जो ये विष्णुगुप्त थे वह चाणक्य थे, लेकिन जो पंचतंत्र के रचयिता हैं, लेखक हैं, वह विष्णु शर्मा हैं। इसीलिए जो ये विष्णु शर्मा जी थे यह गुप्तकालीन थे। गुप्तों के समय में ही यह लिखा गया है पंचतंत्र, जो लगभग 84 कहानियों का संग्रह है। 84 कहानियों से मुख्य बातें ली गई हैं पंचतंत्र में, और पंचतंत्र में 5 भाग हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। किस काल में लिखा गया? तो यह गुप्त काल में लिखा गया। फूल्स गोल्ड मतलब मूर्खों का सोना पुस्तक के लेखक कौन हैं? गिलियन टेट इसके लेखक हैं। फ्यूल्स गोल्ड के लेखक गिलियन टेट इसके लेखक हैं। आज का आखिरी प्रश्न, टूवर्ड्स ए हैंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? टूवर्ड्स ए हैंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा लिखी गई है। ये रहे दोस्तों आज के 15 प्रश्न। आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों इसे एक सेकंड का समय देकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल में रख लीजिए। जैसे ही हमारा अगला वीडियो आएगा हम आपको उसकी सूचना सबसे पहले दे सकें। दोस्तों ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए ये सीरीज चलाई गई है। ये प्रश्न आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। इनको एक बार आप अवश्य याद कर लेंगे सुनने के साथ साथ ही। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।